हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। इसमें हम आपको बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। और वो हमारा चैप्टर है बेटा आपके 12th क्लास का जो 6th चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसे हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले बेटा हम लोग आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है। आज की वीडियो के बाद, आज की क्लास के बाद आपको बेटा कुछ चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ये जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन रेटिकुलम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं वो मैं आपको एकदम आज आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे उसके बाद न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल यानी जो हमारा जो डीएनए जो होता है, डीएनए कंडेंस कैसे होता है, या मैं कहूं कि डीएनए कंडेंस होके कैसे क्रोमोसोम बनाता है। बात समझ नहीं? तो इस टॉपिक को हम लोग इसमें डील करेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन में बेटा हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो उस पे ये पढ़ेंगे कि आखिर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है, इसका क्या क्या प्रूफ है। बात समझ में? क्या क्या प्रूफ है। और दूसरा टॉपिक बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन होता कैसे। अच्छा, इससे पहले एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये कैसे डिस्कवर हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बेटा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ेंगे कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा आरएनए के सिंथेसिस, है ना। टाइप्स ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सारे आरएनए पढ़ेंगे और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। और यहां पर हम पढ़ेंगे आरएनए बनता कैसे है डीएनए से। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे मतलब ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस। आखिर कैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, वो इस टॉपिक में हम लोग डील करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग एकदम डूब जाएंगे इन सारे टॉपिक्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसलेशन। उसके बाद बेटा हम लोग जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे लैक ओप्रॉन। ठीक है, लैक ओप्रॉन पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एचजीपी। तो ये कंटेंट है आपके पूरे इस चैप्टर का जिसे आज हम लोग स्टार्ट करना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये इतना टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसमें हम लोग असल में न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, कैसे बनता है, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आप कहेंगे, क्योंकि आप लोग याद करिए 11th में बेटा आप लोग पढ़ के आए हैं, है ना, इसलिए मैं क्विक रिवीजन भी दूंगा, बेसिक कुछ आपको समझाता चलूंगा। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी आप ये कह सकते हैं बेटा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एक तरह का पॉलीमर होता है। और पॉलीमर किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का होता है। इसका टर्म जो है सबसे पहले एल्टमान ने दिया था, है ना, एल्टमान ने दिया था। तो मैंने आपसे क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये पॉलीमर होता है। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो पॉलीमर होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन बेटा आपकी 2017 में, इसको मैं रब कर दे रहा हूं,
2017 में नीट में पूछा हुआ था। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन क्या क्या दिया था? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और चौथा प्रोटीन। ठीक है, मेरा सवाल ये है बेटा कि इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर आप लोग पता है ना, पॉलीमर किसको कहते हैं? जो मोनोमर्स को जोड़ के जो चीज बनती है उसे पॉलीमर्स कहते हैं। ये कोई एक मोनोमर है, आपने दूसरा जोड़ दिया, आपने फिर तीसरा जोड़ दिया, आपने चौथा जोड़ दिया, अब ये क्या होगा? ये पॉलीमर होगा, इससे पॉलीमर कहते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? विच वन इज नॉट पॉलीमर? इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है? तो बेटा आप लोग को ये बात पता है कि प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। सही कह रहा हूं मैं? प्रोटीन बेटा आपके अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। यानी जब बहुत सी अमीनो एसिड्स, आप एक अमीनो एसिड है, आपको पता होगा 20 तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं। एक अमीनो एसिड है बेटा, वो दूसरी अमीनो एसिड से जुड़ा है ना, दूसरी अमीनो एसिड तीसरी अमीनो एसिड से जुड़ा, और इस तरीके से जुड़ती चली जाती है, और उस पूरी चेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन भी क्या है? पॉलीमर है। दूसरा देखो, क्या न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है? जी होता है। अभी हमने बताया है आपको न्यूक्लियोटाइड का होता है। बेटा परेशान मत हो, क्या न्यूक्लियोटाइड होता है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, परेशान मत हो। अभी फिलहाल बस ये सुन लो, क्योंकि 11th में असल में आप लोग ये पढ़ के आए हैं, फिर भी जो बच्चे नए हैं वो समझें। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है। मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड का। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा? लिपिड इसका आंसर है। लिपिड बेटा पॉलीमर नहीं होता है। लिपिड बना किसका होता है? तब लिपिड बना होता है हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल का, है ना। हाइड्रोकार्बन एंड फैटी एसिड भी आप कह सकते हैं, या ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका बना होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? ये लिपिड है। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। बात समझ में आई? लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, और बेटा वो किसका बना होता है? वो न्यूक्लियोटाइड का होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉरी, सबसे पहले बेटा हम लोग न्यूक्लियोटाइड को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा तो फिर आगे की चीजें हमें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा वो असल में 3 चीजों से मिलकर बना होता है ना। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका पेंटोज शुगर, एक है आपका पेंटोज शुगर, दूसरा होता है आपका क्या? एक होता है, एक हो गया पेंटोज शुगर, दूसरा क्या होगा? दूसरा बेटा हो जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस, और तीसरा होता है आपका फॉस्फेट। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं, और ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। बात समझ में आ गई? तीनों चीज मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाती है। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपकी न्यूक्लिक एसिड, वो कौन कौन सी चीज न्यूक्लिक एसिड में इंक्लूड होती है? तो आप कहेंगे 2 चीजें हैं जो न्यूक्लिक एसिड में इंक्लूड होती हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए, है ना। एक डीएनए होता है, एक आपका आरएनए होता है। डीएनए क्या होता है? 2 प्राइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, जो बच्चे 11th में अगर बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ के आए हैं, या उनको 11th में नहीं ज्यादा समझ में आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम आपको, एकदम मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, डीएनए से, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये 2 प्राइम डीऑक्सी, अभी मैं एक एक बात बताऊंगा कि इसे यहां पे
2 क्यों लिख रहे हैं, डीऑक्सी क्यों लिख रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएनए को हम 2' डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। असल में होता क्या है, मैंने आपसे क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब इट कैन बी डीएनए और आरएनए, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर मैं डीएनए की बात करूं आपसे या आरएनए की बात करूं, तो डीएनए आरएनए असल में बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, चेन में बंधे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये बनते कैसे, ये ऐसे बनता है कि देखो मैंने आपसे बताया ना, न्यूक्लियोटाइड ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। देखो एक न्यूक्लियोटाइड होगा, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, तीसरा चौथा न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। और बेटा ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ये जुड़ते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, है ना। ये कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होता है। बात समझ में आई। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, इस तरीके से जुड़ता हुआ चला जाता है और एक लंबी सी चेन बना लेता है। और वो चेन डीएनए की भी हो सकती है और आपके आरएनए की भी हो सकती है। बात समझ में आई कि हमारा ये जो मैंने डीएनए की चेन बनाई है, अगर मान लो ये डीएनए की चेन बनाई, तो डीएनए की चेन का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड इन 3 चीजों से मिलके बना होता है। तो पहले हम लोग इन 3 को समझते हैं, ताकि ये जब पढ़ लेंगे तो हमें न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा। अब फिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जोड़ते हैं वो भी हम सीख लेंगे अभी। बस समझ में। अच्छा, एक बात बताओ जरा, तुम लोग कभी डीएनए खाया है, कभी डीएनए चखा है, खाने का कभी मौका मिला है? डीएनए का टेस्ट कैसा होता है? कभी जिंदगी में, मतलब इतने बड़े हो गए होगे तुम लोग 18-20 साल के, कभी डीएनए खाया है? कभी नहीं खाया है बेटा। डीएनए आप लोगों ने खाया है और हमेशा खाते हैं। कैसे? आप सुबह ब्रेकफास्ट में कोई फल खाए होंगे, लंच किया होगा, डिनर किया होगा, आप उसमें चावल दाल कुछ खाए होंगे, कुछ मीट खाया होगा आपने, उसमें मसल्स आती हैं, या आपने कोई फल खाया होगा। बेटा फल किसका बनता है? सेल्स का ही तो बनता है। अगर सेल का बनता है तो सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस होती है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होता है? होता है ना। इसका मतलब जब आप सेब खाते हैं तो सेब खाते हैं मतलब सेल्स खाते हैं, सेल्स खाते हैं मतलब आप लोग न्यूक्लियस खाते हैं, न्यूक्लियस खाते हैं मतलब डीएनए खाते हैं। तो आप लोग डीएनए खाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए बेटा हम लोग खाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना होता है। तो अब एक एक को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब, क्योंकि ये पेंटोज लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मतलब 5 कार्बन की शुगर, ठीक है, 5 कार्बन शुगर। अब देखते हैं कैसी है। देखो बेटा, पेंटोज शुगर हमारी 2 तरह की होती है। पेंटोज शुगर हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है राइबोज, है ना, एक होती है पहले ये लिख लो, एक होती है बेटा पहले डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, एक होती है डीऑक्सी राइबोज, और एक होती है राइबोज शुगर, ठीक है। ये हो गया डीऑक्सी राइबोज, एक होती है देखिए, देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। देखो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या है? पेंटोज शुगर है।
अब ये जो बेटा पेंटोज शुगर है ये असल में 5 कार्बन का बना होता है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर होती है और ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, 2 तरह की होती है, सॉरी, पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। बेटा ये ऐसे ही है जैसे तुम लोगों ने 11th में जब मोनोसैकेराइड तुम लोग पढ़ रहे थे, तो ये तो पेंटोज शुगर है, हेक्सोज शुगर पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, भाई ग्लूकोज नहीं पढ़ा आप लोगों ने, फ्रक्टोज नहीं पढ़ा आप लोगों ने, गैलेक्टोज नहीं पढ़ा आप लोगों ने, वो सारा क्या है, वो सारा क्या है, वो हेक्सोज शुगर है। इसी तरीके से ये पेंटोज 5 कार्बन की शुगर है, 2 तरह की होती है, डीऑक्सीराइबोज है और राइबोज है। डीऑक्सीराइबोज, देखो राइबोज शुगर बेटा 5 कार्बन की, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें दूसरे वाले कार्बन पे OH लगा होता है और तीसरे वाले कार्बन भी क्या होता है बेटा, OH लगा हुआ होता है। इधर आ जाओ तुम डीऑक्सीराइबोज शुगर में। डीऑक्सीराइबोज शुगर में बेटा जो दूसरा वाला कार्बन होता है उस पे O नहीं होता, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है। तीसरे वाले पे तो OH होगा, बात सुन नहीं, तीसरे वाले बेटा OH होगा, लेकिन इस पे नहीं होता है, बात सुना कि बेटा इस पे नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कैसी शुगर है, राइबोज तो है लेकिन दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, डीऑक्सी है, बात समझ में आ गया। अच्छा, ये जो राइबोज शुगर, जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, ये बेटा आपके डीएनए में पाई जाती है, फाउंड इन डीएनए, ये हमारे डीएनए में होती है। और राइबोज शुगर कहां पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, बात समझ में आई कुछ, ये बेटा आपके आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ये तो हो गया पहला पेंटोज शुगर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस बेटा फिर 2 तरह की होती है, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन, पायरिमिडीन, ठीक है, ये 2 तरह की हो गई, एक प्यूरीन हो गई, एक पिरिमिडीन हो गई। अच्छा बेटा प्यूरीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं याद करें 11th में सब चीजें पढ़े हो, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। प्यूरीन क्या होता है, प्यूरीन देखो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, है ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन। और पिरिमिडीन कैसा होता है बेटा, पिरिमिडीन आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि सिंगल रिंग कौन सा होता है, डबल रिंग कौन सा होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कम से कम इतना जानिए कि प्यूरीन जो होती है डबल रिंग होती है और पिरिमिडीन सिंगल रिंग होती है। अच्छा प्यूरीन बेटा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक है एडेनिन, है ना, एक है एडेनिन और दूसरी है बेटा ग्वानिन। एडेनिन है और दूसरी आपकी ग्वानिन होती है। और पिरिमिडीन कैसी है, पिरिमिडीन 3 तरह की होती है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, थाइमीन टी से और यूरेसिल यू से। अच्छा ये जो थाइमीन है ना, इसे हम लोग 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं, ये बात याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम लोग 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं, है ना, इसका दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस, और तीसरा है फॉस्फेट। कौन सा होता है, H3PO4, ये फॉस्फेट होता है बेटा, ठीक है। अच्छा या एक बात और बता दूं, यहां पे डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। डीएनए जो होता है, डीएनए इज, ये सब क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन है, निगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो आपने देखा बेटा कि जो
न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स होते हैं उसको हमने बता लिया कि पेंटोज शुगर ये दो तरह का होता है, नाइट्रोजन बेसिस भी दो तरह का होता है, प्यूरीन है, पिरिमिडीन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये जो यूरासिल जो है ना, ये यूरासिल बेटा सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। यानी अगर डीएनए की बात की जाएगी तो यूरासिल देखो, इन केस ऑफ अगर हम डीएनए की बात करेंगे, अगर बेटा डीएनए की बात करेंगे, एडेनिन जो होता है हमेशा 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 थायमीन से अटैच होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये मैंने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, 2 लिख भी दे रहा हूं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब आप लोगों को भाई ये सब केमिस्ट्री की चीज है, आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ये एक तरह का वीक बॉन्ड होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो उस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो एडेनिन जो है बेटा ये थायमीन के साथ अटैच होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन जो तुम्हारा अटैच होता है साइटोसिन से, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। ये तो हो गया किसमें? इन केस ऑफ डीएनए। अच्छा, इन केस ऑफ आरएनए, अगर आरएनए की बात की जाए तो क्या मामला होगा? तो बेटा ये होगा, आरएनए के केस में इन प्लेस ऑफ थायमीन यूरासिल इज फाउंड। ठीक है, और वहां पर एडेनिन जो होगा वो यूरासिल से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा, और गुआनिन बेटा गुआनिन जो होगी साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगी। बात समझ में आ गई? कुछ बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग और जानिए कि जो न्यूक्लिक एसिड के केस में डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए से। ठीक है, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, ये अभी आगे भी बात ये आएगी, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए से। क्यों ऐसा? तो इससे क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर डीएनए स्टेबल ज्यादा है आरएनए से, तो इसका मतलब ये है कि आरएनए रिएक्टिव ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो होती है इन जनरल वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर डीएनए ज्यादा स्टेबिलिटी के केस में बेटा डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे? आरएनए के मुकाबले में। बात समझ में आ रही? आरएनए के मुकाबले में। इसका मतलब अगर रिएक्टिविटी देखी जाए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी इसको जब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तब यहां पर मैं एक जहां ये बताऊंगा कि क्यों डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्यों आरएनए नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। रिएक्टिविटी केस में आरएनए बेटा ज्यादा रिएक्टिव होता है डीएनए के मुकाबले में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि न्यूक्लिक एसिड हमारा जो डीएनए की चेन होती है उससे सबसे छोटा पॉइंट जो है क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? वो होती है बेटा आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फर्दर 3 पार्ट में बटा होता है, वो मैंने सारा आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि अगर मैं डीएनए की बात करूंगा, अगर मैं डीएनए की बात करूंगा तो वहां कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। और आरएनए की बात करूंगा तो राइबोज शुगर होगी। अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस में बात करूंगा तो दोनों ही केस में एडेनिन और गुआनिन पाया जाएगा, लेकिन आरएनए के केस में वहां पर यूरासिल होगा और डीएनए केस में थायमीन होगा। फॉस्फेट दोनों में कॉमन होगा, इसी फॉस्फेट की वजह से क्या होता है? डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। बात समझ में? अच्छा, अब आपको यह बात समझ में आया कि मैंने यहां पर एक बात लिखी थी और मैंने कहा कि डीएनए का जो फुल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम 2-डीऑक्सी क्यों लिखते हैं? समझ में आया? क्योंकि होता क्या है, 2-डीऑक्सी बेटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो दूसरा वाला कार्बन है, देखो क्या हमने फुल फॉर्म क्या था डीएनए का? 2-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी जो राइबोज शुगर है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उससे क्या होता है? सेकंड वाला कार्बन हटा, सेकंड वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता। 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसीलिए हम उसका फुल फॉर्म में 2 अटैच करते हैं। असल में 2 का क्या मतलब होता है? ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके दूसरे वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, यही इसका मतलब होता है।
अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब हम इनको जोड़ेंगे ये तीनों को, ये कैसे जुड़ेगा। तीन मतलब फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर बेस और सॉरी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। ठीक है, देखिए अब हम इसको जब जोड़ेंगे, अच्छा यहां पर मैंने एक चीज दिखा दी है उससे पहले, जो नाइट्रोजन बेसिस की हम लोग बात कर रहे थे ना, मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरीन में एक हो जाएगा तुम्हारा एडेनिन, एक हो जाएगा गॉनिन। मैंने, आप चेक करिए तो मैंने उसमें बताया है कि एडेनिन और गॉनिन यानी ये जो प्यूरीन होते हैं ये डबल रिंग के होते हैं, है ना, और जो होते हैं आपके पिरिमिडीन वो सिंगल रिंग के होते हैं। ये यूरेसिल का डायग्राम, ये थायमीन का और एक साइटोसिन का। ठीक है बेटा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये जो पॉइंट अभी मैं टिक कर रहा हूं ना, इसे याद रखिएगा। यानी ये पॉइंट कैसा है कि मैं जब प्यूरीन की बात कर रहा हूं यानी एडेनिन और गॉनिन की, तो मैं कहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं, 9 नंबर, पोजीशन 9 पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, है ना। और जब यहां पर जब मैं पिरिमिडीन की बात कर रहा हूं तो मैं कहां पॉइंट आउट कर रहा हूं, 1 पर। क्यों, अभी देखना तुम, अभी इस बात को देखिएगा। आगे चले, अब देखते हैं। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है और कैसे अटैच होता है। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस फॉस्फेट शुगर। इसका मतलब होता है फॉस्फेट, सॉरी, इसका मतलब होता है शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है बेटा, ये होता है आपका न्यूक्लियो, ओह सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूं, सॉरी बेटा, सॉरी, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है। अभी न्यूक्लियोसाइड भी बता दूंगा, टाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड ये चीज होती है। अब ये देखो कैसे अटैच होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये तुम्हारा शुगर है ना, ये शुगर है, ये आपका शुगर है। अब शुगर का जो पहला वाला कार्बन है, आप ये देखेंगे कि वो किससे अटैच है, वो नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच है। किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, यहां पर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। फिर से बना के दिखा दूं, फिर से समझाने के लिए, देखो तुम लोग देखिए, ये बेटा शुगर है ना, ये शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये कार्बन नंबर 5 है, ऐसे CH2OH, है ना। अब होगा क्या कि ये जो कार्बन नंबर, ये शुगर का, अच्छा मैं यहां पे ये शो नहीं कर रहा हूं कि ये शुगर डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है, मतलब अगर ये समझ रहा, मैं यहां पे शो नहीं, यहां पे तो मैंने शो कर दिया है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर दिख रही है, यहां पर मैं नहीं शो कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये जो शुगर है ये फॉस्फेट से रिएक्शन करती है, तो कैसे करेगी, जो उसका जो 5th वाला कार्बन है ना, 5th वाला कार्बन, वहां पर OH है, वो रिएक्शन करता है किससे, वो बेटा फॉस्फेट से रिएक्शन करेगा, और वो क्या बना देगा, किस बॉन्ड से अटैच हो जाएगा भाई, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज के जरिए से, ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेज के जरिए से वो अटैच हो जाएगा, या फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के जरिए से ये अटैच हो जाएगा। कौन, शुगर जो है फॉस्फेट से। अच्छा, अब शुगर नाइट्रोजनस बेसिस से कैसे अटैच होती है, ये देखो ये पहला वाला कार्बन है, पहला वाला कार्बन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से रिएक्शन करती है, किस, कौन से बॉन्ड बनाती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है। ठीक है बेटा, वो कौन सा बॉन्ड बनाती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है। अच्छा, अब यहीं पर मैं बता रहा था कि जो शुगर है ना वो नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच होती है, शुगर जो है आपकी वो नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच होती है, कौन से पोजीशन से, देखो अगर यहां पर प्यूरीन होगा, मान लो अगर यहां प्यूरीन होगा, तब प्यूरीन में बेटा मैंने अभी क्या बताया है, जो 9 वाली पोजीशन होगी उस पे अटैच होगा, उससे अटैच होगा। और अगर मान लीजिए पिरिमिडीन होगा, तो अगर मान लीजिए पिरिमिडीन होगा तब बेटा, पिरिमिडीन अगर होगा तो वो पहली वाली पोजीशन से। देखो यहां पर मैंने ये बात लिखवा भी दी है कि N1 ऑफ पिरिमिडीन, N1 पोजीशन है ना, ये देखो यहां पे, यहां दिख रही है पोजीशन, ये देखो इसी तरीके से यहां पर ये दोनों प्यूरीन है,
तो इनकी 9th पोजीशन और इनकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इनकी फर्स्ट पोजीशन आपस में अटैच हो रही है। समझ में आ रहा? N1 of pyrimidine and N9 of purine is joined to C1, यानी ये कार्बन की, शुगर की जो पहला वाला कार्बन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड पूछा जाता है, ये दोनों बॉन्ड, प्लस इसकी पोजीशन पूछी जाती है कि न्यूक्लियोटाइड अटैच कहां होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि फॉस्फेट कहां अटैच होता है, तो आप कहेंगे शुगर के 5वें वाले कार्बन से, देखो 5वें वाले कार्बन से। अच्छा, और नाइट्रोजन बेसिस कैसे अटैच होता है, तो आप कहेंगे जो शुगर का जो पहला वाला कार्बन है उससे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस कहां पर अटैच होता है, वही मैं बता रहा हूं कि अगर पिरिमिडीन लगा हुआ होगा तो वो N1 होगा, और अगर प्यूरीन लगा हुआ होगा तो मतलब एडेनिन और ग्वानिन होगी तो वो कौन सी होगी, N9 होगा। बात समझ में आई? और ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये आपका बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। अब फिर क्या होगा, इसी तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो जाएगा, दूसरा वाला तीसरे से अटैच हो जाएगा, तीसरा वाला बेटा चौथे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड, बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाएंगी, किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से अटैच हो जाएंगी, और ये पूरी चेन क्या कहलाएगी, ये बेटा पूरी चेन आपकी कहलाएगी डीएनए भी हो सकती है और आरएनए भी हो सकती है। कुछ बात समझ में आई? एकदम नीचे से देखिए, अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड की बात की, न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को समझ में आ गया, आगे चले। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहां पर, एक चीज होती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई? न्यूक्लियोसाइड होता है आपका शुगर, मतलब पेंटोज शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। बात समझ में आ गई? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बोलो बेटा, आगे चले। अब आगे हम लोग डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स जरा देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है ना। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स देख लेते हैं। जैसे ये बेटा आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा, बस सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। एडेनिन है, एडेनिन जब शुगर, ये देखो यहां बेस मैंने पूरा लिख रखा है, ये इधर नाइट्रोजनस बेसेस है और ये बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर फॉस्फोरिक एसिड, है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, उनको मिला के हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब मान लो एडेनिन है ना, एडेनिन जाहिर सी बात है अटैच हो सकती है राइबोज से भी और डीऑक्सीराइबोज से भी। भाई डीऑक्सीराइबोज मतलब जो डीएनए बनाएगा, और राइबोज मतलब जो आरएनए बनाएगा। याद आ रहा है कुछ? तो बेटा जब ये इससे अटैच होगा तो क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा एडिनोसिन, और जब एडेनिन आपका डीऑक्सीराइबोज से अटैच होगा तो ये क्या बनाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। असल में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन है, या 4-5 ऑप्शन दे दे और पूछ दे कि बताइए इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब अगर आप न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखो ये बेटा क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में इसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, फॉस्फेट ऐड कर दीजिए। तो फॉस्फेट अगर ऐड कर देंगे तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पे फॉस्फेट अटैच कर दिया, तो एडिनोसिन प्लस H3PO4 क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP मतलब मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से बेटा डीऑक्सी एडिनोसिन, आपने ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, आपने उसमें फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया H3PO4, तो ये क्या बन गया, ये डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया पहला। अब आ जाइए दूसरे पे। दूसरा क्या है आपका, ग्वानिन है। अब ग्वानिन जो होता है बेटा, ग्वानिन, अब ये ग्वानिन राइबोज भी हो सकता, ग्वानिन जो है वो राइबोज से भी अटैच हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, जब बेटा ये राइबोज से अटैच होगा तो ये ग्वानोसिन बनाएगा, या जब ये बनाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन बनाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अब जब ये फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होगा तो ये क्या बना लेगा, ग्वानिलिक एसिड या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम लोग GMP कहते हैं।
GMP कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाली देखिए कंडीशन यहां पे है, अगर जब डीऑक्सीगोनोसिन जो है जब वो फॉस्फोरिक एसिड से अटैच हो रहा है तो क्या हो सकता है, तब वो हो सकता है डीऑक्सीगोनोलाइक एसिड या डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP होगा। ठीक है, जब आप न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे, जब आप न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे और किसके लिए, डीएनए के लिए लिखेंगे, तो आप DMP, DGMP, है ना, क्योंकि वहां पर डीऑक्सी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा दोनों हो गया प्यूरीन का। अब पिरिमिडीन का देख लेते हैं। साइटोसिन, साइटोसिन बेटा जब राइबोज से अटैच होगा या डीऑक्सीराइबोज से अटैच होगा, जब ये राइबोज से अटैच होगा तो ये साइटिडाइन बनाएगा और डीऑक्सीराइबोज से तो ये डीऑक्सीसाइटिडाइन बनाएगा। जब बेटा साइटिडाइन आपका H3PO4 से अटैच होगा तो क्या बनाएगा, साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये हो जाएगा आपका CMP हो जाएगा। इसी तरीके से डीऑक्सीसाइटिडाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीसाइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, DCMP हो जाएगा। डी मतलब डीऑक्सी। ठीक है, अब आगे आ जाइए थाइमीन, क्योंकि बेटा थाइमीन सिर्फ कहां पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया थाइमीन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। जाहिर सी बात है अगर डीएनए में पाया जाएगा तो वहां तो राइबोज शुगर नहीं पाई जाएगी, वहां पर सिर्फ क्या पाई जाएगी बेटा, वहां पर सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाएगी ना, बोलिए सही कह रहा हूं मैं। तो ये जो थाइमीन है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर से अटैच होगी, ये क्या बना देगी, डीऑक्सीथाइमिडाइन बना देगी, ये इसका न्यूक्लियोसाइड है। बोलो अब बेटा ये जब तुम्हारे H3PO4 से अटैच होगा तो ये क्या बना लेगा, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीथाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा लास्ट देख लो तुम लोग, वो है यूरेसिल है। यूरेसिल बेटा जब राइबोज से अटैच होगा तो यूरिडाइन बनाएगा, क्योंकि आप फिर यही चीज, यूरेसिल सिर्फ पाया जाता है कहां पर, RNA में पाया जाता है, जिस तरीके से थाइमिडाइन जो है, थाइमीन जो है वो सिर्फ DNA में पाया जाता है। तो बेटा जब यूरेसिल जो है, जाहिर सी बात है RNA में पाया जाएगा, इसका मतलब सिर्फ राइबोज शुगर में होगा, सिर्फ राइबोज शुगर में होगा। तो ये बेटा जब अटैच होगा तो ये क्या बना देगा, वो यूरिडाइन बनाएगा। यूरिडाइन जब आपका फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होगा तो ये क्या बनाएगा, यूरिडाइलिक एसिड बनाएगा या यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। इसे पूरा आप लोग याद कर लीजिए, है ना, इसे नोट्स अच्छे तरीके से बना के पूरा बेटा याद कर डालिए, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आप कुछ जरा सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर देखते हैं। या देखो हमने ये बात समझ लिया कि न्यूक्लियोटाइड होती क्या है, कैसे बनती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में किन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में कैसे अटैच होता है। देख बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है, किस बॉन्ड से, देखो ये बॉन्ड है आपका फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, और ये कहां से कहां होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। आप लोगों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से बना के दिखा दूं, देखो कैसे अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 1, यहां पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच है ना, कोई भी, मान लो पहली वाली अटैच है। अच्छा अब देखो बेटा, और मान लो ये कैसी है, ये डीऑक्सी है, ये राइबोज शुगर डीऑक्सी है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो तुम लोग, ये बात समझो बेटा, ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और यहां पर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां पर अटैच है।
है ना। ये बेटा ये पहला, ये देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अब यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है बेटा, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। होगा क्या कि ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन कहां से होगा, ये देखो ये जो तीसरा वाला कार्बन जो है ना, तीसरा वाला कार्बन पे OH है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो तीसरा वाला है, इसको थोड़ा मैं सही कर दूं, इसको अब सही। अब बेटा ये जो तीसरे वाले कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होगा क्या, इसकी वजह से ये जो ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, ये जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसके कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट अटैच है ना, जो कार्बन नंबर 3 जो है, जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, ये जो कार्बन नंबर 5 है ना दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से, उससे रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देखो ऐसे, उस रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन में देखो इस तरीके से, है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से अटैच हो गए, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हो गया। बात समझ में आ गई, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। एक बात और बतानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जानते होंगे, हमेशा हम ये कहते हैं कि डीएनए की जो चेन होती है, डीएनए की जो सिंथेसिस होती है, इज ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी डीएनए की जो सिंथेसिस होती है बेटा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही होती है। ये 5 प्राइम क्या होता है पहले समझ लो। अब देखो, जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि ये आपका ये एक चेन है, ये एक चेन है, और उस चेन में आपने पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है, चौथा जोड़ा है, 5वां, 10वां, 20वां जोड़ा है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में आपने जोड़ दिए। ठीक है, और ये जो पूरी चेन जो है न्यूक्लियोटाइड की ना, इसका ये क्या है, ये बेटा ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब अगर ये पहला न्यूक्लियोटाइड होगा तो क्या होगा, ये वाला जो एंड है इसका, ये वाला ये जो 5 प्राइम पे CH2O जो फॉस्फेट अटैच है, ये क्या होगा, ये फ्री होगा ना, क्योंकि ये और किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, वो तो पहला है ना। जैसे तुम ये देखो, ये क्या है, ये बेटा पहला न्यूक्लियोटाइड है ना, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड में ये वाला ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां ये इस वाले एंड को हम लोग क्या कहेंगे, 5 प्राइम एंड कहेंगे, या 5 प्राइम फ्री एंड कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। बात समझ में आई, 5 प्राइम मतलब समझ में आ गया, जो पहले न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो फ्री होता है, उसे हम लोग 5 प्राइम एंड कहते हैं, या 5 प्राइम फ्री एंड कहते हैं। बात समझ में। अब देखो, अब 3 प्राइम क्या होता है, या 3 प्राइम एंड क्या होता है, 5 प्राइम एंड हो गया, और 3 प्राइम क्या होता है। अब अगर मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो पूरी चेन जो हमारी बनी है, उस चेन का सबसे नीचे का न्यूक्लियोटाइड है, सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। अगर बेटा ये सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा तो क्या होगा, ये जो तीसरा जो कार्बन है उस पे जो OH ग्रुप है, ये क्या होगा, ये फ्री होगा, क्योंकि यही रिएक्शन करता था दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ना। लेकिन क्या हुआ, ये खुद ही सबसे लास्ट का न्यूक्लियोटाइड है, तो क्या ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसी से, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो बेटा ये फ्री रहेगा या नहीं फ्री रहेगा, तो इस एंड को हम लोग क्या कहेंगे, 3 प्राइम एंड या 3 प्राइम फ्री एंड। बात समझ में आ गई, 3 प्राइम फ्री एंड कह देंगे हम इसे। बात समझ में।
तो ये होगा आपका जो चेन का पहला न्यूक्लियोटाइड होगा हमेशा वो 5 प्राइम एंड होगा, और जो चेन का जो सबसे लास्ट का न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी जो 3 प्राइम जो तीसरा वाला कार्बन होगा उस पे OH ग्रुप है, हमेशा 3 प्राइम एंड कहलाएगा, 3 प्राइम फ्री एंड कहलाएगा। तो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो हमेशा यहां से यहां की तरफ होती है। बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आया? अब देखो, अगर मान लो अगर ये सबसे लास्ट का न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अब अगला क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड फिर क्या होगा, यहां पर अटैच हो जाएगा। लेकिन जो अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो उसका क्या होगा, उसका फिर न्यूक्लियोटाइड का जो 3 वाला प्राइम है वो फ्री हो जाएगा। तो कोई भाई एक चेन अगर बन रही है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड तो होगा ना, तो वो सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, हमेशा फ्री रहेगा। तो डीएनए की चेन जो होती है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ती है। डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। बात समझ आई? अच्छा, लेकिन जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो कहां से कहां होता है, वो बेटा 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। देखो कैसे, देखो ये 3 प्राइम है ना, ये 3 प्राइम है, और ये क्या है, 5 प्राइम है। देखो डीएनए के सिंथेसिस यहां से, सॉरी, ये जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो यहां से यहां तक हो रहा है, यहां से सिंथेसिस यहां तक हो रही है ना। इसीलिए याद रखना डीएनए की सिंथेसिस तो 5 प्राइम, ये सब क्वेश्चन है बेटा, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डीएनए की सिंथेसिस तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हो रही है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो सिंथेसिस होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है। आगे चले, अब आगे चलते हैं। और वही बात मैंने लिखवा दी कि टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमें यह समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा चौथे से आपस में किस बॉन्ड से और कैसे जुड़ता है, यह हमें समझ में आ गया। अब बेटा आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, जो आज की वर्ल्ड में रिलेवेंट स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा किताबों में, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, आखिर वो कैसे बना, किसने दिया, ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है उसको सबसे पहले बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। बात समझ में? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ये दिया था। यहां पर एक बात बता दे रहा हूं, वॉटसन बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, है ना। और क्रिक जो थे वो फिजिक्स के स्टूडेंट थे। ये वाली बात, क्रिक वाली बात पूछी है, ये बात क्वेश्चन है कि क्रिक किस फील्ड के थे। क्रिक बेटा फिजिक्स के थे और वॉटसन जो है वो बायोकेमिस्ट्री के थे। उन्होंने 53 में अपना ये वर्क दिया। उसके लिए उनको 1962 में नोबेल मिला, नोबेल प्राइज मिली, ये जो इन्होंने ये जो डिस्कवरी की। और जाहिर सी बात है, देखो अगर इस पूरे सदी की यानी 20वीं सदी की अगर सबसे बड़ी रिसर्च देखी जाए तो डीएनए की डिस्कवरी। अगर पूरे जब से रिसर्च चल रही है ना, और आज तक की अगर बायोलॉजिकल साइंस की जो टॉप 5 डिस्कवरीज देखा जाए तो उसमें एक डिस्कवरी ये डीएनए का स्ट्रक्चर आती है। क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद जो बायोलॉजिकल साइंस है वो बहुत बूम हुआ, बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हुआ, ठीक है। तो उसमें बायोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल किसका है, वॉटसन एंड क्रिक का है। उन्होंने जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसे। देखो बेटा, यहां पे रुक के एक बात बताऊं तुम्हें, याद करो जब मैं तुम लोग को जेनेटिक्स पढ़ा रहा था और दूसरी क्लास थी आई थिंक, है ना, जब दूसरी वीडियो थी, दूसरी क्लास हमारी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो मेंडल है, मेंडल मैंने आप लोग पढ़ाया था ना, मेंडल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल फेल क्यों हो गए थे, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट तो ठीक था लेकिन उनको कंट्रीब्यूशन नहीं मिला था, याद होगा आप लोगों को। उसमें मैंने एक बात बताई थी, आप लोगों को लिखवाया भी था कि मेंडल ने ये बात तो बताई थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, जिसे उन्होंने फैक्टर कहा था। लेकिन ये जो कोई ना कोई चीज जो है, जिसे हम लोग आज जीन कहते हैं, डीएनए कहते हैं, मेंडल ये नहीं बता पाए थे कि उसका नेचर कैसा है, वो किस चीज से बना है, वो क्या होता है, कैसा होता है, उसका कुछ भी नहीं बता पाए। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कोई ना कोई चीज होती है जो जिसे उन्होंने फैक्टर कहा था, है ना। बाद में अलग अलग लोगों ने
फिर किसी ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, फिर नाम दिया, फिर किसी ने जीन की डिस्कवरी की, अलग अलग हुआ। सबसे लास्ट में जो सबसे फाइनल वर्क जो किया इस पे, वो वॉटसन एंड क्रिक ने 53 में इस डिस्कवरी के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, अब सोचिए बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने तो कितने साल पहले उनका इंतकाल भी हो गया होगा, वो खत्म भी हो गए होंगे, लेकिन उनकी डिस्कवरी जब तक बायोलॉजिकल साइंस रहेगी, जब तक धरती पर इंसान रहेगा, बायोलॉजिकल साइंस रहेगी, जाहिर सी बात है इंसान रहेगा तो हमेशा पढ़ाई लिखाई रहेगी। और जब भी डीएनए की बात की जाएगी, जब भी डीएनए की बात की जाएगी, तो हमेशा वॉटसन एंड क्रिक की जरूर बात की जाएगी। तो सोचिए आप लोग, इन लोगों का दुनिया के डेवलपमेंट में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कितना काम करते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, और इनसे हम लोगों को सीखना भी चाहिए। ठीक है, आगे देखते बेटा। फिर 62 में इनके इसी काम के लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंस, विल्किन कौन थे अभी बताऊंगा मैं तुम लोग को, विल्किंस को बेटा नोबेल भी मिला इसी काम के लिए 62 में। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो अपना डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था ना, मैंने आपको बता दिया कि ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऐसे, अभी फिलहाल ऐसे समझो, अभी इसके बारे में क्या है सारी बातें बताऊंगा। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल मतलब समझते हो ना, जैसे ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इमेजिनरी एक्सिस है, अगर इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज घूमती है तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उसके लिए ये जो वॉटसन एंड क्रिक का जो स्ट्रक्चर था, इन लोगों ने 2 लॉज के बेसिस पे अपना लॉ डिराइव किया था। बात समझ में? वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था, उसके पीछे 2 लॉ थे। वो कौन कौन थे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला बेटा, एक लेडी थी फ्रैंकलिन। असल में फ्रैंकलिन के साथ साथ मैं यहां पर विल्किंस का नाम भी लिख दे रहा हूं। मेन वैसे कंट्रीब्यूशन फ्रैंकलिन का ही था, जो भाई सही है, लेकिन फिर भी ठीक है विल्किंस का भी, क्योंकि विल्किंस को नोबेल भी मिल गया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये फ्रैंकलिन, ये स्टूडेंट थी इनकी, विल्किंस की। फ्रैंकलिन ने डीएनए की एक्सरे फोटोकॉपी की थी, एक्सरे कॉपी खींची थी, ये समझिए। फ्रैंकलिन ने क्या दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था, डीएनए का एक्सरे किया था, एक तरह से समझो, है ना, डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी ये पता करने के लिए कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है। ये बात याद रखना आप लोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्या पता चला था। ये पता चलाता है बेटा कि ये हेलिकल शेप के होते हैं। हेलिकल मतलब ऐसे, है ना, हेलिकल। अच्छा, एक तो पहले ये फ्रैंकलिन का था। दूसरा एक रूल एक था जिसे चारागाफ, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चारागाफ रूल दिया था। ये बेस इक्विवेलेंस रूल कहलाता है। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि देखिए, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में जो परसेंटेज ऑफ एडेनिन जितनी होंगी उतनी ही थायमीन होगी, और जितनी ग्वानिन की परसेंटेज होगी उतनी ही साइटोसिन की होगी। उन्होंने कहा यह फिक्स होता है, और चाहे आप दुनिया ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ये फिक्स होता है कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमीन होगी। मैंने आपसे क्या कहा, परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ थायमीन, एंड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। मैंने यही तो कहा। क्या मतलब है इसका, देख लो। इसका मतलब बेटा ये है, जैसे मान लो ये एक डीएनए है ना, ये एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, ये एक बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखो तुम, अब अगर मैंने याद करो, अभी मैंने तुम लोग को बताया भी था कि एडेनिन जो होती है ना, हमेशा थायमीन से अटैच होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन जो होती है हमेशा साइटोसिन से अटैच होती है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसका एक रीजन भी दिया जाता है। लोग सवाल ये करते हैं कि भाई क्यों एडेनिन थायमीन से 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। उसका रीजन बेटा याद करो, मैंने अभी हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनीशन में तुम लोग को बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम किसी हाइड्रोजन से अटैच होता है एक वीक बॉन्ड से, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो असल में जब आप एडेनिन और थायमीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, देखिएगा आप लोग,
अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, मैंने एडेनिन और थायमिन का स्ट्रक्चर पीछे बनवा दिया है। आप देखिएगा, आप दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां पर बॉन्ड बन सकता है। ऐसे समझा है, जैसे ऐसे ये पॉइंट एडेनिन में भी 2 पॉइंट है, थायमिन में भी 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बॉन्ड बन सकता है। लेकिन गोनिन और वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर बेटा 3 पॉइंट्स होते हैं, तो 3 पॉइंट पे हाइड्रोजन बन जाते हैं। याद रखना, ये कभी अगर पूछा जाए कहीं स्कूल में या कहीं पर भी तो आप ये जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो जरा, इसको इनकी बात समझते हैं जरा। ये क्या कह रहे हैं कि एडेनिन, परसेंटेज ऑफ एडेनिन जो है परसेंटेज ऑफ थायमिन का क्या मतलब है। लेकिन हमेशा बेटा ये जब भी हम चारागाफ रूल की बात करेंगे, याद रखना, जब भी हम चारागाफ रूल की बात करेंगे तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। मैं उसे डीएस डीएनए लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं हम। इसको किसी लेवल पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए जो है बेटा मैक्सिमम सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ठीक है कुछ जगह डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चारागाफ रूल कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट चारागाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। देखो, तो परसेंटेज ऑफ एडेनिन जो है वो हमेशा परसेंटेज ऑफ थायमिन के इक्वल होती है। मतलब ये कि मान लो अगर यहां पर एक एडेनिन है, यहां पे एक एडेनिन है बेटा, एक एडेनिन यहां पर है और एक यहां पर है, तो मैं कह रहा हूं क्या कि आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, इस डबल स्ट्रैंडेड में कितने एडेनिन है? 3 एडेनिन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि थायमिन कितने होंगे? जाहिर सी बात आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने कह रखा है कि एडेनिन जो होती है हमेशा थायमिन से अटैच होती है। यानी अगर एक बेटा, अगर डीएनए के इस स्ट्रैंड पे, यानी एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, है ना, अगर डीएनए के इस स्ट्रैंड पे एडेनिन है तो कंफर्म एंड कंफर्म दूसरे वाले स्ट्रैंड पे थायमिन होगा। कितने बॉन्ड से बेटा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब अगर यहां पर एक एडेनिन है तो यहां पर भी क्या होगा? थायमिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां एडेनिन है बेटा तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी थायमिन होगा। तो अगर यहां पर एडेनिन 3 है तो इसका मतलब थायमिन भी कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। वही तो ये बात कह रहे थे। इसी तरीके से देख लो, अगर मान लो यहां पर ग्वानिन है, यहां ग्वानिन है, यहां ग्वानिन है, ग्वानिन है, तो आप कह सकते हैं अगर यहां पर ग्वानिन है तो इसका मतलब यहां साइटोसिन भी है, इसका मतलब यहां साइटोसिन है, इसका मतलब यहां साइटोसिन है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इनकी बात समझ में आई? एक बात, इन्होंने इसको इस तरीके से भी कहा कि a+g/t+c इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। बात समझ में? इन्होंने क्या कहा कि a+g/t+c इज इक्वल्स टू 1। इसको करके बता दें आप लोगों को, सॉल्व करके। देखो ऐसे समझो, अगर मान लो एडेनिन 3 है तो जाहिर सी बात है थायमिन भी 3 होगी, ठीक है, थायमिन भी 3 होगी। और मान लो अगर ग्वानिन मैं कहूं 4 है, ठीक है, ग्वानिन मान लेते हैं, ग्वानिन 4 है तो जाहिर सी बात है साइटोसिन भी बेटा कितना होगा? 4 होगा। अब उस लिहाज से देखो तुम, तो एडेनिन 3 प्लस ग्वानिन 4 बाई थायमिन 3 प्लस साइटोसिन 4, ये कितना हो गया? 7/7, मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। देखो 1 आ रहा है। असल में आगे चले, अब इन्हीं की बात और करते हैं। हाँ, एक और बात, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। यही बात जो है इसी को मैंने लिख दिया, ये ठीक है, इक्वल टू 1 होगा। हाँ, ऐसे देखो, बात सही भी है। देखो अभी यहीं पर देख लो, यही देख लो, a/t मैंने अभी क्या लिखा? 1 होती है। देखो ये मैंने दोनों जोड़ के बात कही है। ये बात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्यूरिन, क्योंकि देखो एडेनिन और ग्वानिन क्या हो गया? प्यूरिन। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्यूरिन बाई पिरिमिडीन इज इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो a/t देखो यहां 1 आ गया। इसी तरीके से, है ना, g/c भी क्या होगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या। ये सारी बातें चारागाफ की है। इन अ गिवन डीएनए द शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर
अकर इन इक्वल मोलर प्रोपोर्शन। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है और फॉस्फेट जो होता है वो इक्वल मोलर प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये याद रखिएगा। असल में मैं इसलिए 4-5 बातें बता रहा हूं ना, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो चारागाफ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, काफी क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, रेशियो ऑफ 1 प्लस टी बाई जी प्लस सी इज वेरिएबल, है ना, बट कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। यानी किसी एक, जैसे अभी इससे पहले वाली वैल्यू देखो, हमने क्या कह दिया कि हमेशा क्या होगा, 1 होगा, a प्लस जी बाई टी प्लस सी हमेशा 1 होगा, ये हमने कहा ना। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वहां पर हम क्या कहते हैं कि चाहे आप किसी स्पीसीज में ले लीजिए, कहीं पर ले लीजिए, a प्लस जी बाई टी प्लस सी हमेशा 1 आएगी, हमेशा 1 आएगी, चाहे किसी भी स्पीसीज में आप देख लीजिए। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा a प्लस टी बाई जी प्लस सी जो होती है वेरिएबल होती है। वेरिएबल कहने का मतलब यह है कि स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करेगी। बात समझ में आ गई बेटा, स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करेगी, लेकिन किसी एक स्पीसीज के लिए क्या होगी, कांस्टेंट के लिए होगी। जैसे ह्यूमन है, आप किसी अमेरिका का देख लीजिए, किसी आप अरब का देख लीजिए, आप यूरोप का देख लीजिए, आप इंडिया के किसी इंसान का देख लीजिए, आपका a प्लस टी बाई जी प्लस सी रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बात समझ में, उन दोनों में बेटा फर्क है। जी ये जो लिखा हुआ है ना, a प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, यानी इसका कहने का मतलब है कि आप किसी भी स्पीसीज का देखेंगे हमेशा 1 आएगा, किसी भी स्पीसीज का देख लीजिए हमेशा 1 आएगा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि a प्लस टी बाई जी प्लस सी ये वैरी करता है, मतलब ह्यूमन का कुछ और होगा, हो सकता है 1.2 हो सकता है आप लिजर्ड में देखें तो हो सकता है 0.8 आ जाए, बैक्टीरिया में देखें तो कुछ और आ जाए, है ना। तो लेकिन जो भी होगा एक स्पीसीज के लिए वो बेटा सेम होगी। बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो अपना स्ट्रक्चर दिया था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, उसके पीछे 2 लॉ थी, एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न था और एक आपका चारागाफ रूल था। ठीक है, अब हम लोग वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है बेटा वो जरा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये एक वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था उसमें क्या कहा था बेटा कि 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब होता है कि मैं ऐसे जा रहा हूं, जैसे, है ना, मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं और आप ऐसे जा रही हैं, है ना, ये एंटी पैरेलल होगा, ये एंटी पैरेलल होगा। ये बेटा मैं ऐसे जा रहा हूं, ये मेरा पेन ऐसे है, देखो ऐसे ना, दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये एंटी पैरेलल होगा, ये एंटी पैरेलल। इन्होंने कहा कि दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, बात सही भी है। देखो ये क्या है, एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरा वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, देखो मान लो अगर यहां पर एडेनिन लगा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो हमेशा क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, थायमीन होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां अगर साइटोसिन है तो कंफर्म है कि यहां पर क्या होगा, गोनिन होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां अगर थायमीन है तो कंफर्म होगा कि यहां पर एडेनिन होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो डीएनए का पहला पॉइंट, वॉटसन एंड क्रिक का पहला पॉइंट क्या था कि बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बोलो बेटा समझ में, यहां तक बात समझ में। अच्छा आगे देखते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो डायमीटर है वो फिक्स होती है, वो फिक्स होती है। वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन। याद रखना ये बात, ये फिक्स होती है बेटा, ये 20 एंगस्ट्रॉन होती है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, क्यों 20 एंगस्ट्रॉन फिक्स होती है, देखो तुम लोग। अच्छा अब इसके आगे हम भी बताएंगे। अच्छा एक कंप्लीट टर्न में ना, एक कंप्लीट टर्न कितना होता है, देखो एक कंप्लीट टर्न बेटा यहां से यहां तक होता है ना। एक
कंप्लीट टर्न यहां से यहां तक का होता है ना, एक कंप्लीट टर्न इतना होता है। एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर कह लीजिए या न्यूक्लियोटाइड। देखो ये बेटा तो एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन न्यूक्लियोटाइड के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? देखो इसको हम लोग मिला के कहेंगे एक बेस पेयर, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बेस पेयर में बेटा कितना न्यूक्लियोटाइड होगा? 2 न्यूक्लियोटाइड होगा। ये बातें सब याद रखेगा, अब इस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो एक बेस पेयर में आपका 2 न्यूक्लियोटाइड होता है। मैंने क्या कहा बेटा? एक कंप्लीट टर्न में, है ना, 1 कंप्लीट टर्न में बेटा 1 कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। बात समझ में आई? 10 बेस पेयर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का, जो एक डंडा है ना, सुनो इधर, मैं इधर दिखा दे रहा हूं। डीएनए का जो एक डंडा है, एक डंडे में एक कंप्लीट टर्न में कितना होगा बेटा? एक कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 10 होंगे। यहां 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 इस तरीके से 10 होंगे, ठीक है, एक कंप्लीट टर्न में। इसी तरीके से जो दूसरा वाला टर्न होगा उसमें भी कितने होंगे? उसमें भी बेटा 10 होंगे। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरीके से इसमें भी 10 होंगे। बात समझ में आ गई? तो एक कंप्लीट टर्न में कितने होंगे? 10 बेस पेयर होंगे, लेकिन एक डंडे में, एक स्ट्रैंड में कितना होगा? 10 न्यूक्लियोटाइड होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent nucleotide is 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉन, या इससे बेटा हम लोग और क्या कह सकते हैं? हम लोग इसे 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। और आपको पता है नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है ना। याद आ रहा है कुछ? तो ये है ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड से कहने का मतलब ये कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है T और एक न्यूक्लियोटाइड G, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। बोलिए बेटा, समझ में आ गया? तो अब अगर एक कंप्लीट टर्न का जो यहां से यहां तक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, लेंथ निकालनी हो, तो निकाल लोगे? निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लीजिए बेटा इस तरीके से। लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न, 1 कंप्लीट टर्न, और 1 कंप्लीट टर्न को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, PITCH, पिच। तो लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न जिसे पिच कहते हैं वो क्या हो जाएगा? 3.4 इंटू 10, है ना, 10, चाहे बेस पेयर ले चाहे न्यूक्लियोटाइड ले, 10 हो जाएगा। वो होगा बेटा 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। बोलिए, समझ में आया? एक लेंथ कंप्लीट निकाल लिया आप लोगों ने? बोलो बेटा, बात समझ में आई? कुछ समझ में आया? आगे चले? अब आगे चलते हैं बेटा। अब आप देखिए एक चीज, जब ये जो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है ना, डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, इसमें कुछ माइनर ग्रूव्स मतलब समझते हो? GROOVE, ग्रूव मतलब होता है गड्ढे। देखो अगर तुम देखो ये वाला जो है, ये क्या है? इसके एंगल ज्यादा है, इसे हम लोग मेजर ग्रूव कहेंगे। मेजर ग्रूव, ये बड़ा गड्ढा है ना, ये बड़ा गड्ढा है, मेजर ग्रूव। और अगर देखो यहां पे, इसके मुकाबले में अगर यहां देखो या ये देखो, तो आप पाएंगे कि ये क्या है? ये माइनर ग्रूव है। माइनर ग्रूव है, ठीक है बेटा, ये माइनर ग्रूव। यहां तक बात समझ में आई?
एक और बात बता दें, देखो एक और बात देख लो तुम। मान लो एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर है ना, और एक यहां पर है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कितने एंगल पर है ना, यानी कितने एंगल पर दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज रोटेटेड बाई, कैसे निकालोगे, 360 डिग्री बाई कितना, एक टर्न में कितने बेस पेयर है, 10, यानी 36 डिग्री। यानी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो टर्न है या कितना रोटेट कर रहा है वो बेटा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। बोलिए आप लोगों को ये बात समझ में आई, डीएनए वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। कुछ बातें मैं अभी जो मैं बोला हूं इतनी देर से वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं हम लोग। तो अब देखो बेटा, पहली बात क्या है, ये वाटसन एंड क्रिक के लिए बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मैं समझा चुका हूं क्या मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 चेन होती हैं, है ना, वेयर बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड। देखो ऐसे कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसा होता है बेटा, ये शुगर है समझो, है ना, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, फिर ये दूसरी शुगर हो जाती है, फिर ये इधर फॉस्फेट है, फिर दूसरी शुगर हो जाती है। इसी तरीके ये एक चेन है ना, दूसरी चेन भी बेटा इसी तरीके से होती है, ये शुगर, ये फॉस्फेट, फिर ये शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, ऐसे, है ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि इधर देखिए आप लोग पता होगा कि किस तरीके से मैंने बना रखा है, शुरू में बनाया था ना मैंने, ये देखो मैंने बना के दिखाया था आप लोग कैसे बनता है। हाँ, अब ये क्या होगा बेटा, ये शुगर से क्या अटैच होगा, ये शुगर फॉस्फेट क्या हो गई, ये बैकबोन है। ये जो पूरी डीएनए की जो चेन है ना, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि डीएनए की चेन में बैकबोन किस चीज से बना होता है, तो शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। शुगर से अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, यहां पर भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, यहां पर भी नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, है ना। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी अटैच होगा, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेसेस फिर आपको पता है कि बॉन्ड से अटैच होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के, ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरीके से अटैच होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो चेन है हमारी, ये बॉन्ड, ये डायग्राम बना लीजिएगा, है ना, ये डायग्राम बना लेना काम आएगा। ये जो चेन हमारी जो डीएनए की चेन बन रही है, उसका बैकबोन किससे बनता है, शुगर और फॉस्फेट से, और बेसिस क्या होते हैं, देखो अंदर की तरफ होते हैं, है ना, अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है और गुआनिन साइटोसिन से आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन कंप्लीट टर्न 10 बेस पेयर इज प्रेजेंट, बात सही है, ये बात हम लोग कर चुके हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर भी कर सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा, आगे चलिए। ये तो हो गया, ये तो बेटा हम लोगों ने कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, वाटसन एंड क्रिक। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमने वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर कुछ पढ़ लिया। अब उस पर कुछ बेहतरीन से खूबसूरत से खूब अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं जरा। डीएस डीएनए का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन 2000 न्यूक्लियोटाइड and has 15% adenine. Calculate diameter of double stranded DNA, number of base pair in double stranded DNA, number of phosphodiester bond, number of N-glycosidic bond in double stranded DNA, length of the chain, अच्छा, और number of adenine, guanine, thymine, cytosine रेसिड्यूज। ये क्वेश्चन है भाई इनका, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन जो है असल में एम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए थे अलग अलग करके, है ना, मैंने सबको जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया है। अब हम लोग देखते हैं पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि डीएनए जो है उसमें 2000 न्यूक्लियोटाइड है,
2000 न्यूक्लियोटाइड है, इसका आप डबल कर लो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि 1 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 2 न्यूक्लियोटाइड होता है, यही होता है ना भाई। तो अगर 2000 न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब बेस पेयर कितना हो जाएगा, उसका आधा कर लो, 1000 बेस पेयर जाएगा। यानी 2000 अगर न्यूक्लियोटाइड है बेटा, है ना, तो कितना बेस पेयर हो जाएगा, 1000 बेस पेयर हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा। अच्छा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैंने अभी आप लोगों को ये बता दिया था, यहां देखो कि ये हमेशा फिक्स होता है 20 एंगस्ट्रॉन का, ये हमेशा फिक्स होता है, ना 20 एंगस्ट्रॉन से कम होगा और ना ज्यादा होगा। एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि सर ये 20 एंगस्ट्रॉन से कम क्यों नहीं होता या और ज्यादा क्यों नहीं होता। उसका रीजन ये है कि देखो हमेशा क्या होता है, ये देखो एडेनिन क्या है, ये प्यूरिन है, और थायमीन क्या होती है, पिरिमिडीन है। ये असल में पोजीशन की वजह से होती है। देखो पिरिमिडीन और अगर मान लो तुम प्यूरिन और प्यूरिन को अटैच करते हो, है ना, तो क्या हो जाता है, दोनों इतने ज्यादा बल्की हो जाते हैं कि उस जगह पर आ ही नहीं सकते। इसी तरीके से अगर तुम पिरिमिडीन को अटैच करते हो तो उन दोनों के, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा होता है इसलिए इतना दूर हो जाता है कि बॉन्ड आपस में दोनों को जोड़ ही नहीं पाते। इसीलिए हमेशा एक प्यूरिन और पिरिमिडीन ही अटैच होता है। उसका एक रीजन क्या है, डिस्टेंस असल में इतनी ही होती है। तो इसी डिस्टेंस में, क्योंकि पिरिमिडीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, प्यूरिन का छोटा होता है, इसीलिए वहां पे वो इतनी ही डिस्टेंस में अटैच हो सकते हैं। इसीलिए ये डिस्टेंस जो है, ये सॉरी डायमीटर जो है ये फिक्स होता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो ये इसका हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ बेस पेयर ये भी आप बता देंगे कितना हो जाएगा, 1000 बेस पेयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप मुझे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताइए। उससे पहले जरा हम लोग ये देख लेते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा क्या पढ़ाया था, क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो सॉरी, देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने क्या पढ़ाया था कि जो शुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है। तो जब बेटा एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो 2000 में कितने होंगे, 2000 होंगे। देखो है ना, जब एक न्यूक्लियोटाइड में एक है तो 2000 में कितने होंगे, 2000 होंगे। आंसर आ गया 2000। अच्छा अब बेटा बताओ नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा। देखिए बेटा ये डीएनए की एक चेन है और ये डीएनए की दूसरी चेन है। ठीक है, ये डीएनए की एक चेन है और ये डीएनए की दूसरी चेन है। इस चेन में बेटा कितने कितने न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड है और इसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड है। कोई दिक्कत है ना, तभी दोनों को मिला के हमने कितना कह दिया, 1000 बेस पेयर। बात समझ आ रही बेटा। मैंने क्या कहा है, तुम इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पता करो। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये एक फॉस्फोडाइस्टर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो हर एक फॉस्फोडाइस्टर क्या होता है, एक चेन में, है ना, एक चेन में याद रखना जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये बात याद रखना, एक चेन में बेटा एक डीएनए के एक स्ट्रैंड में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उससे एक कम क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नहीं समझ में, देखो जैसे मान लो ये एक चेन है, इसमें मान लो मैं कहता हूं 5 न्यूक्लियोटाइड है। देखो ये 5 न्यूक्लियोटाइड है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब तुम खुद देखो इसमें कितने फॉस्फोडाइस्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फॉस्फोडाइस्टर बन रहा है ना, बोल बेटा 4 ही तो फॉस्फोडाइस्टर बन रहा है। तो 5 में जब 5 न्यूक्लियोटाइड थे तो 4 बन रहा है। वही तो बात मैंने कही, जितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा चेन में उससे एक कम क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। यानी कहने का मतलब है बेटा यहां पर कितने होंगे, यहां पर 999 होंगे और इसी तरीके से 999 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर होंगे। अब ये दोनों को अटैच कर लो तुम, 999 प्लस 999 कितना हो जाएगा,
998 हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई? बोलो बेटा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कह रहा है लेंथ ऑफ द चेन, ये जो पूरी डीएनए की जो चेन है उसकी लेंथ पता करिए। बहुत आसान है। आप इधर बेटा कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1000 न्यूक्लियोटाइड है। आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में गैप कितना होता है? 3.4। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3400 आ जाएगा। 3400 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या भाई? इसी, अरे यार तुम मेरी हाइट इधर से नापो, इधर से, चाहे इधर से नापो, बात तो एक सेम ही आएगी। चाहे तुम पीछे से नाप लो, मेरी हाइट क्या होगी? चाहे इधर से नापो, चाहे इधर से नापो, चाहे इधर से नापो, चाहे इधर से नापो, सेम आएगी ना। उसी तरीके से तुम एक चेन की हाइट नाप लो, जो एक चेन की होगी भाई दूसरे चेन की भी होगी। बस समझ गए? अच्छा, अब नंबर ऑफ एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन कैसे पता करोगे? देखो, एडेनिन कितना है बेटा? 15% है। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है? 2000 है। निकाल लो। तो एडेनिन कितना हो जाएगा? 15/100 इंटू 2000, यानी 300 क्या आ गया? 300 एडेनिन आ गया। जब बेटा 300 एडेनिन है तो थायमीन कितने होंगे? 300 होंगे, क्योंकि आपने कह रखा है कि ए जो होता है वो हमेशा टी के इक्वल होता है। बोल भाई, तुम ही कहे हो, पैराग्राफ में यही कहा गया है कि एडेनिन थायमीन के इक्वल होता है। तो जब एडेनिन थायमीन के इक्वल है तो ये 300 प्लस 300 कितना हो गया? 600। 600 को तुम माइनस कर दो 2000 से, कितना बचा? 1400। आपको ये बात पता है कि गुआनिन जो होता है और साइटोसिन हमेशा इक्वल होता है। मतलब कितना हो जाएगा? अब गुआनिन आ गया 700 और साइटोसिन भी आ गया 700। नहीं समझ में आया? बोलिए, समझ में आ गया बेटा? इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से करिएगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वेजिटेटिव सेल, इफ वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन हैव 6800 नैनोमीटर, अच्छा उसकी लेंथ दी है, डीएनए, देन नंबर ऑफ बेस पेयर इन पॉलन मदर सेल। अच्छा भाई, याद आ रहा है कुछ? कहां पढ़े हो इस टॉप कंसेप्ट को? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था तब बेटा आया था, याद करो तुम लोग, आया था ना। पीएमसी जो होती है या एमएमसी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये बेटा 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और इसमें जब मियोसिस हो रही थी, याद आ रहा होगा तुम लोग को, तब क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन बन रहा था। और जब पॉलन ग्रेन का हमने क्या किया था, जब पहला डिवीजन हुआ था तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना था। क्या कह रहा है कि भाई वो, अच्छा याद रखना बेटा, पॉलन ग्रेन होता कैसे है, तभी समझ में आएगा। ये डिप्लॉयड होता है। कह रहा है कि वो 6800 नैनोमीटर की साइज का है, जो भी डीएनए है ना। ये जो डीएनए है बेटा कितनी साइज का है? 6800 नैनोमीटर। अब हम क्या करें, ये पहले पता कर लें कि बेस पेयर कितना है। बोलो, समझ में आया? अच्छा, हम क्या करें बेटा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। किससे? 3.4 से डिवाइड कर लो, एंगस्ट्रॉन से। ठीक है, ये 2000 आ गया। अच्छा सॉरी बेटा, ये नैनोमीटर दिया हुआ है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, एक मिनट, तब आप यहां पे 3.34 होगा, है ना, क्योंकि नैनोमीटर दिया ना, मैंने एंगस्ट्रॉन में 3.4 बताया था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 20,000। यानी इसको हम लोग 20 केबी लिख सकते हैं। केबी मतलब क्या होता है? केबी मतलब होता है बेटा किलो बेस, है ना। किलो बेस से क्या मतलब हो जाएगा?
कि 1000 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 1 kb, ये ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो हमारा कितना, जब हैप्लॉइड था तो कितना था, 20 kb था। अब ये क्या कह रहा है, अब आप हमें नंबर ऑफ बेस पेयर बताइए, किसमें, पीएमसी में। अब बेटा पॉलन मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, बहुत आसान है। देखो जब ये वाला जो था डीएनए था, देखो ये एक हो गया, डिप्लॉयड मतलब 2 होता है, देखो हो गया। इसमें कितना आंसर आया आपका, 20 kb। तो जाहिर सी बात अगर 20 kb यहां है तो मेरे लाल 20 kb यहां पर भी हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इसने किसमें पूछा है, पीएमसी में पूछा है। दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा बेटा, 40 kb आ गया। नहीं समझ रहा है, करो फिर से। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पता करना है। अच्छा, इन ए बी डीएनए ऑफ 1000 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर का, विद बेस एडेनिन अकरिंग 75% ऑफ द टाइम इन वन स्ट्रैंड एंड 10% इन अनदर स्ट्रैंड। अच्छा, पूछ क्या रहा है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ रहा है। कह रहा है एक चेन है जो 1000 बेस पेयर की है, 1000 बेस पेयर की है, उसमें बताइए कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें एडेनिन कितनी है, थायमीन कितनी है, साइटोसिन कितनी है, ग्वानिन कितनी है। कैसे करोगे, देखो बेटा इसको ऐसे करोगे, पहले तुम ऐसे करो, पहले इसको ऐसे डिवाइड कर लो कि यहां पर 1000 न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर 1000 न्यूक्लियोटाइड होगा, है ना, यहां पर भी 1000 होगा और यहां पर भी होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चेन में, ये जो डीएनए की जो स्ट्रैंड है ना, उसके एक स्ट्रैंड में 75% क्या है, विद बेस एडेनिन अकरिंग 75% ऑफ द टाइम इन वन स्ट्रैंड। यानी इस स्ट्रैंड में, मेरी बात समझो बेटा, इस स्ट्रैंड में 75% क्या है, एडेनिन है ना, यानी एडेनिन 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 कितना है, 75% है। अच्छा, अब अगर तुम 1000 न्यूक्लियोटाइड का, समझो अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड का बेटा 75% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 750 क्या होगा, एडेनिन होगा। सही कह रहा हूं, इस स्ट्रैंड में 750 एडेनिन है। अच्छा, बहुत आसान है, अगर यहां पर एडेनिन है तो यहां पर क्या लगे होंगे, तुम्हें पता है कि थायमीन 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 लगे होंगे, है ना। तो अगर यहां पर 750 एडेनिन है तो जाहिर सी बात है यहां पर 750 थायमीन हो जाएंगे। बोलिए, समझ में आया बेटा, समझ में आया। इसने क्या कहा है कि एक जो चेन है उसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड का 75% क्या है, एडेनिन है। तो वही मैंने 75% निकाल लिया, 750 एडेनिन है। अगर इधर एडेनिन है तो कंफर्म है कि इधर थायमीन ही होंगी, इसमें कोई बात नहीं है। तो अगर इधर 750 एडेनिन है तो इधर भी 750 थायमीन होंगी। और तुम्हें पता है कि एडेनिन और थायमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब पहले हम यहां करते हैं, कर लो। इसका मतलब क्या होगा कि एडेनिन प्लस थायमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे बेटा, भाई यहां पर 750, तो अब आप बताओ ना 750 और होंगे तो उसका डबल बनेगा ना, क्योंकि एक एडेनिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एडेनिन और थायमीन मिलके 1500 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां तक तो हमारा हो गया, विद बेस एडेनिन अकरिंग 75% ऑफ द टाइम इन वन स्ट्रैंड एंड 10% इन अनदर स्ट्रैंड। अच्छा, यानी दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है उसमें कितने हैं, 10% है। अब बेटा अगर 1000 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एडेनिन कितना आ जाएगा यहां पर 10% का, 10% का बेटा आ जाएगा 100। बोलिए 100। अब अगर 100 इधर है तो जाहिर सी बात है थायमीन भी यहां पर होगा, और तब थायमीन भी कितना होगा, 100 होगा। फिर वही बात, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। फिर देखो तुम, फिर हम लोग अलग से लिखते हैं उसको, कितना है 100 अगर यहां होंगे तो जाहिर सी बात है 100, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 200 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। हो गया भाई,
हो गया यहां तक? अब आगे चलते हैं। अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 750 एडेनिन प्लस 100 थायमीन कितने हुए? 8.5 ही तो 100 हुए दोनों को मिला के। और टोटल एडेनिन और टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है बेटा? 1000 है। यानी कितने बच गए? 150 बच गए। यानी जी और सी कितना है? इधर 150 होगा और जी और सी इधर भी 150 होगा। बोलिए बेटा, 750 ये हुआ, 100 ये हुआ, 8.5 ही तो 100 हुआ, और टोटल कितने हैं? 1000। इसका मतलब अब क्या बचे होंगे? अब एडेनिन और ग्वानिन होंगे। तो मैंने वही, सॉरी, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ग्वानिन और साइटोसिन इधर भी 150 होगा, तो जाहिर सी बात है इधर भी 150 होगा। क्योंकि अगर मान लूं मैं कि यहां पर सारे ग्वानिन है, मान लीजिए 150 ग्वानिन है, तो जाहिर सी बात है इधर क्या होंगे? 150 साइटोसिन होंगे। बात समझ में? और आपको पता है कि एक ग्वानिन और साइटोसिन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यानी आप उसका 150 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे बेटा? कितना आ जाएगा? 450 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। तो पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड कितना आ जाएगा टोटल? तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? कैलकुलेट कर लीजिए। 1700 और फिर 2150। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा इसमें कितना होगा? इतना होगा 2150। और देखिए ऑप्शन हमें मिल गया, पहला वाला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग दूसरे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने ये समझ लिया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में डीएनए, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है, कैसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए से अटैच होकर कैसे वो पूरी चेन बनाता है, और उस पर हमने बहुत से क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। बेटा डीएनए के बहुत फॉर्म्स होते हैं, कई फॉर्म्स होते हैं। अभी तक लगभग 5 तरह के हमें क्लियर हैं, ABCD-Z। और उसमें मैं ये इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वॉटसन एंड क्रिक ने, ये बात याद रखना तुम लोग, वॉटसन एंड क्रिक ने बेटा जिस डीएनए के बारे में बताया था, है ना, वो कौन सा था? वो बी डीएनए था, है ना, वो बी डीएनए था। अच्छा, ABCD डी तक ये सारे कैसे होते हैं बेटा? ये राइट हैंडेड डीएनए होते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, ये डी तक। और जो ई होता है वो कैसा, सॉरी ई नहीं है, सॉरी ये ई नहीं है बेटा, ये जेड है, ये जेड डीएनए। ठीक है, और जेड डीएनए कैसा होता है? ये लेफ्ट हैंडेड होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ABCD ये राइट हैंडेड होते हैं, और Z जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग, ये सिर्फ इतना है ना। अच्छा, और ये किस बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं? कैसे AB डीएनए अलग होता है, B अलग तरह का होता है, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा? ये होता है पर टर्न में, हर एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड है। देखो अभी मैंने तुम लोग बताया था, इसे क्या कहते हैं? ये पर टर्न है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है बेटा? पर टर्न है। तो पर टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? जैसे ए में कितने हैं? 11, बी में कितने होते हैं? 10। मतलब अगर मैं एक चेन की बात करूं 10 होंगे। अगर आप अगर पूरे डीएनए की बात करेंगे तो बेस पे हो जाएगा, वो 10 बेस पे हो जाएगा। सी में कितने होते हैं बेटा? 9.33। डी में कितना होता है? 8। और ये जेड में कितने होते हैं? 12। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस डीएनए के बारे में जो स्टैंडर्ड डीएनए है वो आपका कौन सा है? बी डीएनए है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा डीनेचुरेशन क्या होता है डीएनए में। डीएनए में डीनेचुरेशन क्या होता है? देखो ये बेटा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है ना। इस डीएनए में आपने हीट दे दिया या उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा, कम कर दिया, तो क्या होगा? ये जब आप हीट देंगे ना, तो भाई दो स्ट्रैंड आपस में अटैच कैसे रहते हैं? जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से रहते हैं। अगर उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होंगे? ये दोनों चेन अलग हो जाएगी, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो इसे ही हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। देखो, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर, एसिड या अल्कलाइन,
क्या होगा, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सेपरेटेड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ में, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा यहां पे एक और बात बता दूं, अगर दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं तो उसे हम लोग डीनेचुरेशन कहेंगे। अगर मान लीजिए हमने ये मैं एक एग्जांपल ऐसे समझाऊं, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है ना, और उसमें ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखा हुआ है और आप नीचे से हीट दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, है ना। अब आप क्या करिए, अगर हीट हटा लीजिए तो क्या होगा, ये बॉन्ड आपस, ये जो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड है ना, वो आपस में फिर से क्या होंगे, फिर से रीजॉइन कर लेंगे। उसे हम लोग रीनेचुरेशन कहते हैं या एनिलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप लोगों ने प्रोटीन के केस में भी पढ़ा होगा, प्रोटीन डीनेचुरेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। भाई इसी प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से तो होता है, जो एग होता है जब वो बॉयल होता है, एग अंडा जब वो बॉयल होता है तो कैसा होता है, सॉलिड हो जाता है। नॉर्मल केस में कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन आप उसे बॉयल कर दो तो सॉलिड हो आता है। इसी तरीके से जब दूध खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दूध फट गया है, तो क्या वो खोआ नहीं बन जाता है, पनीर नहीं बन जाता है, वो इसी वजह से होता है, डीनेचुरेशन की वजह से होता है। ये डीनेचुरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी, डीएनए में भी होता है और आपके प्रोटीन में भी होता है। अच्छा अब यहां देखो, जो एटी जो है वो डीजनरेट मोर इजली इन कंपैरिजन टू जीसी। इसका मतलब ये कि अगर स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो सबसे मजबूत ये होंगे, है ना, उसके बाद ये होंगे, और सबसे कमजोर कौन होंगे, ये बेटा होंगे। ठीक है, तो ये इसका तो रीजन ये है कि भाई यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा ज्यादा होती है। इस हाइड्रोजन देखो, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है इन बनिस्बत इनके कंपैरिजन, यहां पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां 3 है। इसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा मजबूत होंगे बनिस्बत के इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट क्या होता है। देखो अगर मान लो मैं तुम्हें एक डीएनए दे देता हूं, एक टेस्ट ट्यूब में एक डीएनए रख के दे दूं, है ना, कैसे पता करोगे कि ये जो मैंने डीएनए आपको दिया है ये डीनेचर्ड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीनेचर्ड मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, और डबल स्ट्रैंडेड मतलब अटैच होंगे। अगर मैं सिंपली आपको दे दूं और पूछ लूं कि कैसे पता करोगे, तो बेटा अगर हम उस पर क्या करें, अगर उस पर यूवी रेज डालें ना, है ना, उस पर अगर लाइट डालें, अगर लाइट वो क्या करे, एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है कि देखो denatured or separated DNA absorb more light energy than the intact double stranded DNA। देखो जो intact डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ना बेटा, वो लगभग 260 नैनोमीटर के आसपास की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 260 नैनोमीटर की लाइट क्या एब्जॉर्ब करता है, के आसपास लाइट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब ये डीएनए डीनेचर्ड हो जाएगा ना, तो डीनेचर्ड जो डीएनए होते हैं, डीनेचर्ड डीएनए जो होते हैं वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। मान लो मैं कहूं कि वो 280 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर मैं आपको कोई टेस्ट ट्यूब में डीएनए देता हूं और कहूं कि जरा पता करके बताओ कि ये डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, या डबल स्ट्रैंडेड है या डीएनए डीनेचर्ड हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप बेटा उस पर लाइट एनर्जी मूव कराइए। अगर वो कितनी 260 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप कह देंगे कि ये क्या है, ये डीनेचर्ड है, सॉरी ये इंटैक्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन अगर उससे ज्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या होगा, डीनेचर्ड होगा। अब ये जो ज्यादा होती है, जैसे मान लो नॉर्मल केस में 260 होती है, और मान लो मैं कहूं कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है 280, अब ये जो इंक्रीज्ड लाइट होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। देखो, द इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी by separated DNA is called hyperchromatic effect। बोलो समझ में आया, is called hyperchromatic effect, है ना। और ये क्यों होता है, it is used to know, क्यों किया जाता है, it is used to know whether DNA is double stranded or single stranded। single stranded के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं whether it is denatured or not। ठीक है, ये डीनेचर्ड है। ये क्यों ऐसा होता है बेटा, जब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, जब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है तो ये जो स्टैक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है,
है ना, एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके ऊपर दूसरा है, तीसरा है। स्टैक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से ये लाइट कम एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए 260 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब क्या होगा, जब वो डीनेचर्ड हो जाएगा तो अब वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें हो जाएगी, इसीलिए वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जरा डीनेचुरेशन पे देख लेते हैं। सपोज डीएनए ए कंटेन, एक डीएनए ए है जो कि जिसमें एडेनिन थाइमीन है 80% और ग्वानिन साइटोसिन है 20%। ठीक है बेटा, और दूसरा डीएनए है कंटेन एडेनिन थाइमीन 40% एंड ग्वानिन साइटोसिन 60%। ठीक है भाई, बोथ द डीएनए आर एक्सपोज टू हीट, दोनों को हीट दी जाएगी। सो विच डीएनए विल डीनेचर फास्टर? बेटा मैंने आप लोगों को अभी बता रखा है कि सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है, ये होता है, उसके बाद ये होता है, और उसके बाद कौन होता है, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब आपको इन दोनों में देखना पड़ेगा कि किस डीएनए में एडेनिन और थाइमीन की मात्रा ज्यादा होगी। जिनमें बेटा एडेनिन और थाइमीन की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कैसे होंगे, ज्यादा कमजोर होंगे, जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। अब देखो एडेनिन में वो जो डीएनए ए जो है उसमें एडेनिन की मात्रा ज्यादा है बनिस्बत की बी से, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए डीएनए। ठीक है बेटा, ए डीएनए। ये ए बी सी डी जेड वाला डीएनए नहीं है, ये इसने बस एक नाम दिया है कि एक डीएनए है ना, उसने बस डेजिग्नेशन करने के लिए कर दिया है। आगे देखते हैं, वही चीज मैंने अभी बेटा आप लोगों को रीनेचुरेशन पढ़ाया था कि अगर आप हीट के जरिए से या किसी भी जरिए से डीएनए को आप डीनेचर्ड करते हैं, डीएनए डीनेचर हो गया, लेकिन अब आप फिर अगर हीट हटा लीजिए तो फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ऐसे डीनेचर हुआ, आपने हीट दिया, ये अलग हो गया, अब आपने हीट हटा लिया, है ना, जो भी जिस भी फैक्टर से आपने डीनेचुरेशन किया था उसे आपने हटा लिया, अब यह क्या होगा, ये फिर जुड़ जाएगा, इसे हम लोग रीनेचुरेशन या एनेलिंग कहते हैं। देखो, रीएसोसिएशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। अच्छा एक चीज होती है सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम जो है उसके पर जीनोम में डीएनए की मात्रा कितनी है, द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम इज कॉल्ड सी वैल्यू। यानी एक तरह से क्रोमोसोम में, ऐसे समझो, क्रोमोसोम में डीएनए कितना है, ये सी वैल्यू होगी। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड इन, याद रखना, पिकोग्राम। बेटा ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने पिकोग्राम से लगा लिया होगा, कहां पर, जब आप लोग सेल डिवीजन लगा रहे थे, सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन में आप लोगों ने बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए होंगे, वहां पर आप लोगों ने, आपको ये मिला होगा। ठीक है, सो 1 पिकोग्राम बेटा कितना होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। एक पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। लास्ट बेटा एक रिमार्क लिख लीजिएगा कि डीएनए जो है ये एक एसिडिक सब्सटेंस होता है और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इसे सबसे पहले मिशर ने बताया था, है ना, ये नाम याद रखिएगा, एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिन नाम दिया था, किसने दिया था, इसी मिशर ने दिया था। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, ये पूछ दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा मैंने आप लोगों को समझा दिया डिटेल में, है ना। अब मैंने आप लोगों को इस पे क्वेश्चन भी लगवा दिए, बहुत अच्छे अच्छे। इस तरह क्वेश्चन आप लोग और अपनी किताब से तलाश करके लगाइए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ाएंगे आपको, कि कैसे डीएनए से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।